मेरा नाम गौरी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि आज मेरी शादी थी। शादी के लाल रंग के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ ही करता। शादी की रात मैं लाल रंग के जोड़े में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा दिल काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। हर लड़की की तरह मैंने भी शादी को लेकर कई ख्वाब देखे थे, लेकिन यह ख्वाब मेरा उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे ही जीजा जी से तय हो गई। मेरे जीजा जी का नाम किशोर था, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ जीजा जी की नज़र से ही देखा था क्योंकि वह मेरी सगी बड़ी बहन के पति थे। मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। मेरी दीदी के गुजरे 1 महीने ही हुए थे तो उनकी सास ने मेरे रिश्ते के बारे में मेरी माँ से पूछा, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा और शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया और काफ़ी दिनों तक मैंने अपनी माँ से बात भी नहीं की। एक दिन मेरी माँ मुझे अपने पास बुलाई और कहने लगी, बेटा हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा तेरा अच्छा ही चाहते हैं। किशोर एक अच्छा लड़का है और वह काफ़ी अच्छा कमा भी लेता है और इससे और अच्छी बात यह है कि वह कोई नशा भी नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं कि तेरी शादी उससे हो जाए। और क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर रही हो क्योंकि वह तुम्हारी बहन का पति है? बेटा, जिस तरह वक्त बदलता है उस तरह रिश्ते भी बदल जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया और उसके बाद यह कहा कि अगर तुम अब भी किशोर से शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं आज किशोर की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात तक मुझे सोच कर बता दो। मेरी माँ इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं अपने कमरे में गई तो कुछ देर के बाद मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए आई। उसकी शादी को 1 साल हो गए थे। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। मैं उससे हर परेशानी साझी करती थी। इससे पहले कि मैं उसे अपनी परेशानी बताती, वह कहने लगी, मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन चुकी है। मैंने पूछा कि तुम यह सब क्यों कह रही हो? तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन उसका पति उसे बहुत मारता था। शादी के वक्त पर मिला दहेज उसके पति ने सब जुए में हार गया और अब उससे और पैसे मांग रहा था और वह पैसे ना दे पाए तो इस वजह से उसने उसे घर से निकाल दिया। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अब मेरी सहेली के परिवार वाले उसके लिए बहुत चिंतित हैं और वह कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं तो अपनी चिंता ही भूल गई थी। मेरी दोस्त ने शादी लव मैरिज की थी। उसकी यह कहानी सुनने के बाद मुझे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि दुनिया बहुत मतलबी और ख़राब है। हमें बड़ों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि बड़े हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। कुछ देर बात करने के बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई। रात को भी मैं बैठी थी और मैंने सोच लिया था कि माँ जिससे शादी करने के लिए कहेगी मैं उससे शादी जरूर करूँगी। रात को जब माँ मेरा जवाब पूछने आई तो मैंने माँ को बता दिया कि माँ मैं किशोर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ मेरे फैसले से बहुत खुश हुई। उन्होंने खुशी के मारे मुझे गले लगा लिया। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। मैं कमरे में बैठकर अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वह धीरे से कमरे में आए और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपना बिस्तर लेकर और साथ में मेरी दीदी की शादी का जोड़ा लेकर कमरे से चुपचाप वापस चले गए। जब उनके जाने के बाद मैंने अपना घूंघट खोला तो मैं यह सब देखकर दंग रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगने लगा कि शायद मेरे पति को अभी भी मेरी दीदी की याद आती है और वह मेरी दीदी को अभी भी भुला नहीं पाए हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं सो लेती हूँ क्योंकि शादी की रस्मों में बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस वजह से मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठकर नीचे गई तो मेरी सास अपने बेटे को नाश्ता दे रही थी। मुझे देखकर किशोर बोले, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? किशोर ने इतने प्यार से कहा तो मैंने भी उन्हें खुशी से जवाब दिया। नाश्ते के बाद किशोर के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आए तो उनके साथ चले गए। जबकि मैं तैयार होने लगी, पूरा दिन मेहमानों में बीतने लगा था। आज मैं खुश थी कि जल्दी हम दोनों भी करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन जब फिर रात हुई और मैं उनका बेसब्री से इंतजार करने लगी तो मैं फिर से नाराज हो गई क्योंकि कल रात की तरह किशोर फिर से कमरे में आए और दीदी की शादी को जोड़े को लेकर चुपचाप कमरे से निकल गए और मैं सिर्फ
जाते हुए देख रही थी। मुझे उन पर तरस आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे ही एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तभी मेरे पति इस सब में से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं भी उनके पीछे चली गई। जब तक मैं किशोर के पीछे उस कमरे तक बढ़ी, किशोर तब तक कमरे के अंदर चले गए थे और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैं भी वही खड़ी थी कि मुझे अंदर से किशोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रहे हो। मैं दरवाजे पे कान लगाकर सुनने लगी, पर मुझे कोई भी शब्द समझ में अच्छी तरीके से नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बेटा मुझे छोड़कर अकेले इस कमरे में सोने चले जाते हैं। मैं बहाना बनाकर फिर से अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर अपनी दीदी के बारे में सोचने लगी। हम 2 बहनें थी। मेरी दीदी का नाम रवीना था, जन्म से 2 साल बड़ी थी। हमारे पिता ने हमें बहुत प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दीदी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक रिश्ता मेरी माँ की सहेली की तरफ से आया था, जिनका बेटे का नाम राकेश था। माँ बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर दीदी भी मान गई और पापा ने भी किशोर को पसंद किया था। जल्दी उनकी शादी करवा दी। लेकिन एक दिन शादी के बाद जब मैं अपनी दीदी के ससुराल उनके पास कुछ दिन रहने के लिए गई, तो वह मुझे बहुत ही उलझी उलझी नजर आती। मैं जब पूछती तो मुझे कुछ नहीं बताती। रात तक बस जागती रहती। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से कही तो वह हंसकर बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती तो बहुत ही सही सबरी और खुश होती थी। इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया था। दीदी का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि दीदी की मौत हो गई है। उनकी मौत हम सब पर एक बिजली की तरह गिरी थी। सास ने कहा कि रुबीना को अचानक सीने में दर्द हुआ। शायद उसे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई और इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद हम भी अपने कामों में बिजी हो गए। उसके बाद मेरी शादी जीजा जी से करवा दी। लेकिन अभी उनका जो रवैया मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह रोज रात को मेरी दीदी की शादी के लाल जोड़ों को लेकर कमरे में चले जाते। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। मैं ख्यालों में सो जाती थी। एक रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे में दीदी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं अंधेरे में अपनी दीदी को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन मैं कहीं भी दीदी को देख नहीं पा रही थी। दीदी की आवाज़ सुनकर मैं बहुत रो रही थी। तभी मेरी दीदी ने कहा कि मेरी बहन, मुझे इंसाफ दिला दो। इससे पहले कि मैं कुछ और भी अपनी दीदी से पूछती, मेरी तुरंत आँख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। किसी खराबी के कारण मेरा शरीर पूरा पसीने से लथपथ हुआ था। मेरी सांसें भी जोर जोर से चल रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी दीदी की बातें गूंज रही थी। अगली सुबह मैं किशोर के बाहर आने के बाद मैं उसी कमरे में गई और मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे के अंदर गई तो देखा कि इस कमरे में एक सोफा सेट था और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ पड़ी थी। मैंने सोचा कि यह शायद कुछ दवाइयाँ हैं, इसलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अभी मैं अलमारी बंद कर रही थी कि एक छोटी सी बोतल मेरे पैरों पर आकर गिर गई। मैंने देखा कि उसमें नशीली दवाइयाँ भरी हुई हैं। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने बस शीशी उठाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम हुई तो किशोर बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे उनका कोई सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी समझ में आ रही थी, लेकिन मैंने अब नज़रअंदाज किया, क्योंकि अगर वह इस नशीली दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए। यही दवाइयाँ मैंने अपनी दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद किशोर की आदत को छुड़ाने के लिए यह दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी, इसलिए मैंने उस वक्त इग्नोर करके मैं किचन में चली गई। मैं वहाँ जाकर किशोर के लिए गाजर का हलवा बनाने लगी, क्योंकि गाजर का हलवा किशोर को बहुत पसंद था। यह मेरी सास ने मुझे बताया था। कुछ देर बाद किशोर डाइनिंग टेबल पर आए तो मैंने वह हलवा किशोर को दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस हलवे को खाया और बाद में मेरी खूब तारीफ की और कहा कि इसके बदले में तुम्हें कोई तोहफा दूंगा। किशोर का यह अंदाज मुझे काफ़ी निराला लगा, लेकिन जब इसके बाद वह मुझसे पूछने लगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार फिर किशोर ने अजीब अंदाज में यह सवाल को पूछा। फिर मेरे साथ में बहाने से मुझे किचन में भेज दिया। मैंने किचन में से उनकी तरफ देखा तो मेरी सास अपने बेटे से कुछ बातें कर रही थी।
एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी सास से यह बात की कि किशोर नशा करता है तो आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरी शादी क्यों करवाई। बस कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन की मौत की वजह से वह सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं किशोर को समझा दूंगी। सास की बात सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को फिर जब मुझे हल्की सी नींद आई तो फिर मुझे दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझे फिर कह रही थी कि मेरी बहन, मुझे इंसाफ दिलाओ। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात का अपनी दीदी को इंसाफ दिलाऊं। यही सबसे मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मेरी दीदी की मौत एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और। सास ने तो बताया था कि दीदी को दौड़ा पड़ा था और वह अस्पताल ले गए थे। उस समय कुछ भी पूछने का कोई भी अर्थ नहीं था, लेकिन बार बार सपने में दीदी का आना, यह मुझे वहम नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने ठान लिया था कि मैं अब रात जानकर ही रहूंगी। रात जब हुई तो किशोर फिर कमरे में आए और उनके आने से पहले ही मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें लगे कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा और फिर कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि गहरी नींद में सो रही हूँ। उनके जाने के बाद मैं तुरंत उनके पीछे उस कमरे में चली गई। मैंने कमरे की चाबी पहले से ही अरेंज करके रख ली। जब मैं कमरे के अंदर गई तो किशोर दीदी की शादी के जोड़ों को लेकर बैठकर अकेले ही बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि मेरी प्यारी पत्नी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, बस थोड़ा इंतजार करो। यह सब देखकर मुझे काफी दुख हो रहा था। इस बार मैं फिर से परेशान हो गई। आखिर मेरी दीदी को किस बात का इंसाफ दिलाऊं? सब सोचते सोचते मैं फिर से कब सो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं। सुबह जब मैं उठी तो अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। तब मैं यहाँ देखकर दंग रह गई कि अलमारी में नशीली दवाइयों वाली शीशी गायब थी। मुझे यकीन था कि यह शीशी जरूर किशोर ने ली है। मुझे किशोर को गलत रास्ते से रोकना होगा और किशोर को दीदी की आदत से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर चली गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, अपने फ़ोन से डॉक्टर को नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लो। मैंने अपनी सास को अपना फ़ोन दे दिया और उन्होंने मेरे फ़ोन से डॉक्टर से बात की। मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग था। मेरी सास बात करते हुए अपने कमरे में चली गई। काफ़ी समय के बाद मम्मी मुझे वापस फ़ोन देने के लिए आई। किशोर के बारे में सोच रही थी कि वह मेरी बहन से कितना प्यार करते थे और उसकी यादों का अभी तक भुला नहीं पाए हैं। किशोर घर वापस आए तो वह मेरे लिए एक लड्डू लेकर आए और मुझे कहने लगे, मेरी प्यारी बीबी, यह लड्डू मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा पिघल गई थी और मैंने खुश होते हुए वह मिठाई ले ली। किशोर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसी वक्त मेरी सास अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी। किशोर मुझे वह मिठाई देकर वापस फटाफट अपनी माँ के पास चले गए। मैंने सोचा क्यों ना मैं आराम से बैठकर इस मिठाई को खाती हूँ। उस वक्त मुझे एक कंपनी की तरफ से मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़ने के लिए मैंने अपने फ़ोन को देखना शुरू कर दिया। फ़ोन को देखते देखते वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने आ गई। मेरी सासू माँ आज उस डॉक्टर से बात कर रही थी। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर ने सासू माँ से क्या बात की जो इतनी देर तक बातें कर रहे थे। उनके सर में दर्द हो रहा था, फिर दवाई ही तो पूछनी थी। मैंने सोचा चलो मैं इस रिकॉर्डिंग को सुन लेती हूँ, उसके बाद मिठाई खाऊंगी। जब मैंने सुना, मेरी सासू माँ डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब आपकी दी हुई दवाइयाँ मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रही हैं। आपने कहा था कि आप उसकी दूसरी शादी करवा दे, तब वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह पहले से भी ज़्यादा और ख़राब हो गया है। पहली पत्नी को मारने के बाद वह अपनी दूसरी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको कब तक बचाती रहूंगी? आप मेरे सारे पैसे वापस दे दीजिए। आपकी दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरी सास की यह बात सुनकर डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका बेटा दिमागी तौर से पागल है और उसे भी ठीक होने में वक्त लगेगा। और रही बात पैसे की, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं आपको पैसे वापस नहीं दूंगा, क्योंकि आपके कहने पर मैंने नकली रिपोर्ट बनाई थी कि आपकी पहली बहू की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अगर मैंने आपके बेटे की यह बात पुलिस को जाकर बताई तो वह जिंदगी भर जेल में रहेगा। यह कहकर उस डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा।
मुझे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी दीदी को मारा गया था और मारने वाला उसका खुद पति था। अब मुझे विश्वास हो गया कि क्यों मुझे दीदी को लेकर इतने सपने आते थे और मेरी दीदी मुझसे इंसाफ मांगती थी। मैं अपनी दीदी को याद करके फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी दीदी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। इस वजह से मैंने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया और सारी सच्चाई बता दी और साथ में वह रिकॉर्डिंग भी उन्हें भेज दी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर पर आई और मेरी सास और मेरे पति को लेकर चली गई। जाने के वक्त मैंने अपने पति के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। और अपनी सास को भी कहा, अगर तुम्हारे बेटे में कमी थी तो तुमने उसकी शादी ही क्यों करवाई? सबसे पहले जिम्मेदार तो तुम हो, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस उन लोगों को लेकर जा चुकी थी। उसके बाद मैं अपना सारा सामान पैक करके अपने घर वापस चली गई और मैंने सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बताई। यह बात सुनने के बाद मेरे माँ बाप खूब रोने लगे और मेरी दीदी को याद करने लगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि वक्त रहते उन्हें सच्चाई का पता चला और मैंने अपनी दीदी को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।